नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लेनेड आईक्यू में। जिन भी बच्चों को इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है, सभी का सॉल्यूशन है 80 कोर कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं 80 कोर कंसेप्ट में आपके इकोनॉमिक्स को पूरे तरीके से कवर करने के लिए आया हूं। ये 80 कंसेप्ट को अगर आप पढ़ लेते हैं, आपको इसके बाद किसी भी जगह कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। आराम से आप जेपीएससी, बीपीएससी, जेएसएससी के सारे सवाल को बना सकते हैं। आपका कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको बहुत कंफ्यूजन होता है ना बजट को समझने में, इकोनॉमिक सर्वे को समझने में, सारा कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 80 कोर कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले शुरू करते हैं इकोनॉमी का डेफिनेशन से। लेना होगा तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इकोनॉमी का डेफिनेशन क्या होता है कि एक सिस्टम है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, आसानी समझिए, हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम सामान खरीदते हैं या कभी हम सामान बेचने के लिए निकलते हैं। ये जितना काम हम कर रहे हैं ना, सभी इकोनॉमिक्स है, सभी इकोनॉमी है। मतलब कि जिस भी काम से पैसे का लेन देन हो रहा है वो इकोनॉमी है। ठीक है, अगला पॉइंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट कोर कंसेप्ट बोलता है कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कार्स। अब इस बात को समझने के पहले एक बात को समझिए, जो रिसोर्स होता है ना, हमेशा रिसोर्स कम मात्रा में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड को ले लीजिए। गोल्ड अनलिमिटेड नहीं है। कोई भी चीज अगर अनलिमिटेड होगा ना तो उसका दाम कुछ होगा ही नहीं, वैल्यू होगा ही नहीं। जो लिमिटेड होता है उसी का वैल्यू होता है। तो रिसोर्स क्या है, हमेशा स्कार्स है, लिमिटेड है। लेकिन अनवांटेड वांट्स है, लोग बहुत ज्यादा है, सामान बहुत कम है, लेकिन बहुत सारे लोग उसे खरीदने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमेशा चॉइस नेसेसरी हो जाता है कि हम क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। खरीदना वही चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है। एंड एवरी चॉइस कम्स विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये बहुत खास वर्ड है। एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी है, वो आईफोन ही बनाती है और कार भी बनाती है। अभी अगर मार्केट में आईफोन का डिमांड बहुत ज्यादा है तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन कंपनी क्या सोचेगी कि हम अभी आईफोन को बनाना स्टार्ट कर देते हैं ज्यादा मात्रा में। तो जब वो आईफोन का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा देगी तो क्या होगा? कार का प्रोडक्शन घट जाएगा उस कंपनी में। तो हुआ ना, चॉइस इज नेसेसरी। उस कंपनी को चॉइस करना पड़ा ना, क्योंकि कंपनी क्या चाहेगी? हमेशा प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट अगर अभी आईफोन से होगा तो आईफोन का प्रोडक्शन ज्यादा कर देंगे। तो इसीलिए चॉइस हमेशा नेसेसरी होता है। और जब भी हम किसी भी चॉइस को लेते हैं तो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ? आईफोन का प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन कार का प्रोडक्शन घट गया। तो इसी तरीके से सेकंड कोर कंसेप्ट आपके लिए कंप्लीट हो जाता है कि रिसोर्स हमेशा लिमिटेड है, चॉइस नेसेसरी होता है, और हर चॉइस एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ आता है। कंसेप्ट नंबर 3, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, 4 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के। एक होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, और चौथा होता है एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड क्या होता है? जितना भी नेचुरल रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, सभी हमारा लैंड के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्या होता है? लेबर। लेबर में कौन हो जाएगा? ह्यूमन। ह्यूमन ही ना लेबर के रूप में काम करता है, तो सेकंड होता है ह्यूमन। थर्ड होता है कैपिटल। देखिए, कैपिटल का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं ना किसी भी मशीनरी को खरीदने के लिए, जब हम इन्वेस्टमेंट करके किसी मशीन को खरीदते हैं, बाद में मशीन से काम होता है, टूल से काम होता है, और उसके बाद हमें प्रॉफिट मिलता है, तो वो होता है आपका कैपिटल। और चौथा होता है इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप कौन होता है? इंटरप्रेन्योर्स कौन होता है? जिसके पास आइडिया होता है, जिसके पास जो लैंड का इस्तेमाल करे, लेबर का इस्तेमाल करे, कैपिटल का इस्तेमाल करे, जिसके पास कुछ आइडिया होता है, जिसके पास कुछ डिजाइन होता है, जिसका इस्तेमाल करके वो इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोडक्शन कर सकता है, उसे कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए, जब हम लैंड का इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्वेश्चन यही से पूछता है कि लैंड के बदले क्या मिलता है हमें? रेंट मिलता है। लेबर के बदले क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। कैपिटल के बदले क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। याद रखने की बात है, जब भी हम कैपिटल करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे ना, तो हमें उसके बदले इंटरेस्ट मिलेगा। चौथा होता है इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप बताया मैंने कि जो आइडिया, जिसके पास आइडिया है वही इंटरप्रेन्योर, उसके बदले उसे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ये चारों पॉइंट्स को आपको याद कर लेना है। तो ये हुआ कोर कंसेप्ट नंबर 3। आगे आते हैं हम लोग कंसेप्ट नंबर 4, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स को दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग होता है मैक्रो और दूसरा माइक्रो। देखिए, माइक्रो क्या होता है? माइक्रो हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे होता है, छोटा लेवल पर। छोटा लेवल क्या हो गया? हाउस होल्ड, घर पर जो हम खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, सामान ला रहे हैं, क्या सामान लेना है, कितना सामान खरीदना है, ये सारा हो गया छोटा लेवल पर, दैट इज माइक्रो लेवल। अच्छा, हमेशा जब भी आप मार्केट में निकलिएगा ना तो दो लोग होंगे, एक होगा कंज्यूमर और दूसरा होगा प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कौन हुए? हम लोग मार्केट में बाहर निकलेंगे कुछ खरीदने के लिए तो हम लोग कंज्यूमर हुए। दूसरा कौन होता है? प्रोड्यूसर। देखिए, हम लोग दोनों के बीच में अंदर क्या होगा? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में जो कंज्यूमर होगा वो हमेशा ये चाहेगा कि कम कॉस्ट में हमें अच्छा से अच्छा सामान मिल जाए, हम कम खर्च करें लेकिन हमें अच्छा सामान मिल जाए। और प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। प्रोड्यूसर का हमेशा यही सोच होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो ये था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात, जहां पर बात इंडिविजुअल लेवल की होती है, छोटे लेवल की होती है, घर के लेवल की होती है,
छोटा छोटा फर्म्स की बात होती है, स्मॉल मार्केट्स की बात होती है, ये हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगला टर्म आता है आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये है कंसेप्ट नंबर 5। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये बड़े लेवल पर बात करता है। बड़े लेवल की जब बात करें तो मतलब क्या होता है, इंटायर इकोनॉमी की बात करें इंडिया लेवल पर, जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, जब हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम ऐसे बड़े बड़े मुद्दों की बात करते हैं ना, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं वहां पे। अगला टर्म आता है कंसेप्ट नंबर 6, वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी में तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या हो गया, जहां प्राइवेट की ओनरशिप होती है, जहां पर प्रॉफिट मेन एम होता है, उसे प्राइवेट ओनरशिप वाली इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। अगला टर्म आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ, जहां पर स्टेट की ओनरशिप होगी, उसे सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, जैसे पहले रसिया था। और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलजुल के काम अगर करें ना, तो वहां पर होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इंडिया है। यहाँ पर सरकार भी काम करती है तो प्राइवेट कंपनीज भी काम करती है। लेकिन जहाँ सोशलिस्ट की बात होगी ना, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सरकार ही सारा कार्य करेगी, कोई भी कंपनी का वहां पर चलने का कोई मुद्दा नहीं होगा, वहां सिर्फ सरकार ओनरशिप दिखाएगी और सरकार के द्वारा ही सारा चीज किया जाएगा। और जब कैपिटलिस्ट में बात करें तो वहां से प्राइवेट फर्म्स की चलती होती है, प्राइवेट फर्म्स ही सारा काम करती है। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आपका कंप्लीट हो गया। अगला आता है कोर कंसेप्ट नंबर 7, वो होता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जब सेक्टर की बात करते हैं तो होता है यहाँ पर 5 सेक्टर। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी, चौथा क्वार्टरनरी और पांचवा होता है क्वीनरी। पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, फार्मिंग, जहां पर ये सारे काम जो जुड़ जाए उसे कहते हैं हम लोग प्राइमरी। अब यहाँ पर प्राइमरी को हम जो है ना, वो रेड कॉलर जॉब भी कहते हैं, रेड कॉलर, याद रखना है, प्राइमरी में रेड कॉलर आ जाती है। सेकंड आता है सेकेंडरी, जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग की बात आ जाए, कंस्ट्रक्शन की बात आ जाए, ये सारा हो जाता है मेरा सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पर जो लोग काम करते हैं ना, उसे हम कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर, याद रखना है, सेकेंडरी में ब्लू कॉलर आता है। तीसरा आता है टर्शरी। टर्शरी में क्या होता है, सर्विस सेक्टर हो गई, बैंकिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, ये सारा मेरा टर्सरी सेक्टर में आ जाता है। यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उन्हें व्हाइट कॉलर जॉब्स लोग कहते हैं। चौथा आ जाता है क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी वो सेक्शन होता है जहां पर नॉलेज पर काम किया जाता है, नॉलेज बेस्ड, आईटी हो गया, आरएनडी हो गया, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्टर हो गया, वो क्वार्टरनरी होता है। और लास्ट होता है क्वीनरी। क्वीनरी होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जहां पर पॉलिसीज बनाई जाती है, टॉप लेवल पॉलिसी, उसे कहते हैं क्वीनरी। यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उसे कहते हैं गोल्ड कॉलर जॉब। अब हम आते हैं कंसेप्ट नंबर 8 में। कंसेप्ट नंबर 8 बोलता है फाइनेंशियल ईयर। देखिए फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर के बीच में डिफरेंस होता है। जब हम कैलेंडर ईयर की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, ये होता है हमारा कैलेंडर ईयर। लेकिन जब हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो हम स्टडी करते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, याद रखना इस बात को। अगला टर्म आता है हमारे लिए कंसेप्ट नंबर 9, वो है नेशनल इनकम। और इसके बाद जितना भी कंसेप्ट आपको मिलने वाला है आगे, सारा नेशनल इनकम टॉपिक के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ से आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा जिसका नाम है नेशनल इनकम। देखिए पहले समझिएगा नेशनल इनकम होता क्या है। डेफिनेशन के थ्रू अगर जाते हैं तो डेफिनेशन बोलता है टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय कंट्रीज रेसिडेंट्स, ये खास वर्ड है, कंट्रीज रेसिडेंट्स विद इन अ फाइनेंशियल ईयर इधर इन कंट्री और अब्रॉड। देखिए हमारे देश के जो नागरिक है, जो हमारे देश के जो लोग हैं, वो इंडिया में चाहे बाहर कहीं भी, वो जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं ना, वो सारा हमारे देश का नेशनल इनकम में आता है। मतलब कि हमारे देश के लोग, जो हमारे देश के नागरिक है, वो इंडिया में है, इंडिया में भी काम कर रहे होंगे, पैसे कमा रहे होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वो बाहर भी होंगे, अमेरिका में होंगे, यूके में होंगे, जहां भी होंगे। तो हमारे देश के जो नागरिक हैं, वो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके थ्रू जो उन्हें पैसा मिल रहा है, वो सारा का सारा हमारे देश के नेशनल इनकम में जुड़ जाता है। अगला टर्म आता है कोर कंसेप्ट नंबर 10, वो बोलता है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम क्या होगा, हमारे देश का जो टोटल नेशनल इनकम होगा, हमारे देश का नेशनल इनकम से अगर हम टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा हमारे देश का पर कैपिटा इनकम। अगला कंसेप्ट आता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, डेफिनेशन पहले देख लीजिए। डेफिनेशन बोलता है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए हमारे इंडिया में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, चाहे वो इंडियंस के द्वारा चाहे फॉरेनर के द्वारा, वो सारा का सारा हमारे देश के जीडीपी में आएगा। बहुत आसानी से समझिएगा, हमारा जो इंडिया है वो टोटल इंडिया के अंतर्गत जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहे इंडियंस के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा हो चाहे फॉरेनर के द्वारा, वो सारा हमारे देश के जीडीपी में ही जुड़ेगा। इसको समझने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम देख लीजिए।
मान लीजिए ये है हमारा इंडिया, ये है हमारा इंडिया। अच्छा नहीं बना है, समझने के लिए देखिए, ये है हमारा इंडिया। यहाँ पर मान लीजिए दो कंपनी काम कर रही है, एक कंपनी है टाटा, दूसरी कंपनी है टेस्ला। ठीक है, टेस्ला इंडिया की नहीं है, फॉरेन कंपनी है। टाटा इंडियन कंपनी है। टाटा जो भी प्रोड्यूस कर रही है, टेस्ला जो भी प्रोड्यूस कर रही है, मान लीजिए टाटा 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है और टेस्ला 50 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है, और यहाँ पर बना देते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी है टाटा। यहाँ पर टाटा जो है वो 50 क्वांटिटी, मान लीजिए 70 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है। अब समझिए इस कंसेप्ट को। टाटा जो है इंडिया में 100 प्रोड्यूस कर रही है और टेस्ला इंडिया में 50 प्रोड्यूस कर रही है। तो इंडियन कंपनी तो टाटा है, लेकिन टेस्ला फॉरेनर कंपनी है। तो टाटा और टेस्ला दोनों ऐड हो जाएगी इंडिया की जीडीपी में। जब हम इंडिया की जीडीपी की बात करेंगे ना, तो इंडिया के अंदर में, इंडिया के टेरिटरी के अंदर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, चाहे वो इंडियंस के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, चाहे फॉरेनर के द्वारा, वो सारा हमारे देश के जीडीपी में आएगा। तो ये हो गया जीडीपी। एक टर्म यहाँ पर अगला आता है जीएनपी। इसे देखने के पहले हम समझते हैं कि जीडीपी जो है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन एरिया जीडीपी के अंतर्गत आए। तो देखिए, जो हमारे देश का टेरिटोरियल वाटर है, टेरिटोरियल वाटर क्या होता है? जहां से हमारा कंट्री का मेनलैंड खत्म होता है, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, वो हमारे देश का टेरिटोरियल वाटर होता है। तो अगर टेरिटोरियल वाटर में कुछ भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? मान लीजिए वहां से हम लोग कोई मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वहां से फिशिंग कर रहे हैं, ये भी हमारे देश के जीडीपी में ही आएगा। अगला क्या हो जाता है? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। हमारे देश का शिप अगर कहीं पर डॉक्ड है, वहां पर अगर वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, वो भी हमारे देश के जीडीपी में ही आएगा। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इन अदर कंट्री, हमारे देश का मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अगर किसी और कंट्री में है, वहां पर वो जो पैसे कमा रहा है, वो भी हमारे देश के जीडीपी में ही आएगा। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद कर लेना है, इससे एमसीक्यू पूछता है और कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब हम जीडीपी देख लिए, तो अगला टर्म आता है हमारे पास, वो है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? एक टर्म है यहाँ समझने के लिए, वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब भी आप किसी भी मशीन को लीजिएगा, आप कार खरीदें, वक्त के साथ कार धीरे धीरे, कार की वैल्यू खराब खत्म होते चल जाएगी। कार नया जैसा तो नहीं रहता ना, समय के साथ, समय के साथ उस प्रोडक्ट की वैल्यू धीरे धीरे घटती है, क्योंकि मशीन का क्या होता है? वेयर एंड टीयर होता है। जो वेयर एंड टीयर होता है ना मशीन का, उसे कहते हैं डिप्रिशिएशन। तो जब हम जीडीपी में डिप्रिशिएशन को घटा देते हैं ना, तो निकलता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे जो भी कंसेप्ट आएगा ना, जिसमें भी नेट की बात आएगी ना, वहां पर हम डिप्रिशिएशन ही घटाएंगे। तो एनडीपी क्या हो गया? जीडीपी में जब हम डिप्रिशिएशन घटा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है हमें? एनडीपी मिल रहा है। अगला टर्म आ जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बताया था ना, कि इंडिया में टेस्ला काम कर रही है, टाटा काम कर रही है, और टाटा जो है ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर रही है। तो जब हम जीडीपी की बात कर रहे थे ना, तो हम ऑस्ट्रेलिया में जो टाटा काम कर रही है उसका बात नहीं कर रहे थे, उसे हम हटा देते हैं। हम इंडिया में जो टाटा और टेस्ला काम कर रही थी, इसकी बात कर रहे थे। लेकिन जब हम जीएनपी की बात कर रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो टाटा ऐड हो जाएगा और टाटा ऑस्ट्रेलिया वाला ऐड हो जाएगा और टेस्ला माइनस हो जाएगा। ये हो गया हमारे देश का जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है? इनकम अर्न बाय नेशनल्स ओवरसीज। हमारे देश के लोग इंडिया में या बाहर जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं ना, वो जीएनपी में आएगा। इसलिए जीएनपी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जीएनपी बात करता है हमारे देश के नागरिकों के बारे में। जीडीपी बात कर रहा था हमारे देश के टेरिटरी में, चाहे इंडियंस हो चाहे फॉरेनर, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारे देश का जीडीपी में आ जाएगा। लेकिन जब हम जीएनपी की बात करते हैं, तो जीएनपी में क्या आता है? हमारे देश के नागरिक, हमारे देश की कंपनियां, वो इंडिया में जो प्रोड्यूस कर रही है, वो बाहर जो प्रोड्यूस कर रही है, ये सारी की सारी प्रोड्यूस और उससे जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो सारा हमारे देश का जीएनपी में आएगा। इसको याद करने का क्या तरीका है? फॉर्मूला है जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो गया? देखिए, हमारे देश के जो लोग बाहर काम करते हैं, वो वहां से कुछ इनकम कमाते होंगे। फॉरेनर्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं, वो इंडिया में कुछ इनकम कमाते होंगे। तो जब इनकम ऑफ इंडियंस फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड में हमारे इंडियंस काम कर रहे हैं, उनकी इनकम में अगर हम इनकम ऑफ फॉरेनर से इंडिया में जो फॉरेनर काम कर रहे हैं, उनकी इनकम घटा देते हैं ना, तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल जाता है। मतलब कि मान लीजिए इंडियंस अगर फॉरेन यूके में काम कर रहे हैं और 100 रुपए कमा रहे हैं, और यूके के लोग अगर इंडिया में काम कर रहे हैं 80 रुपए कमा रहे हैं, तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा? इंडियंस का 100 रुपया माइनस यूके का 80 रुपया, 20 रुपया। तो ये हो गया नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब हम जीडीपी में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं ना, तो क्या निकल जाता है हमारे देश का? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगला टर्म आता है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। मैंने क्या बोला था? जब भी हम नेट की बात करेंगे, तो हम डिप्रिसिएशन को घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग?
नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगला कोर कंसेप्ट होता है 15, जो बोलता है नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। अब देखिए यहाँ पर नॉमिनल और रियल जीडीपी को समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा बेस ईयर। बेस ईयर क्या है? बेस ईयर है वो ईयर जिस ईयर से हम इन्फ्लेशन को नापते हैं। क्या होता है ना कि देखिए अभी किसी प्रोडक्ट का दाम क्या होता है, मार्केट में फ्लक्चुएट करता है। मान लीजिए आप आलू खरीदने जाइएगा, अभी आलू का रेट कुछ और है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, पिछले साल इस महीने कुछ और होगा। तो रेट क्या होता है, मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करता है। तो इस फ्लक्चुएशन से जब हम मार्केट में वैल्यू निकालेंगे तो वो अंतर आ सकता है। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक ईयर को बेस ईयर माना। उन्होंने बोला कि हम एक ईयर को एक ऐसा ईयर मानेंगे ना, उस समय जो रेट रहेगा उस रेट पर जो सामान का दाम होगा ना उसे हम मानेंगे बेस ईयर, और उससे हम कैलकुलेट करेंगे देश के जीडीपी को। तो गवर्नमेंट ने बेस ईयर माना 2011-12 में। मतलब कि इंडिया में जो भी गुड्स है, जो भी सामान का रेट है ना, उस सामान का रेट को हम लोग 2011-12 के रेट से ही इक्वेट करेंगे। जो रेट 11-12 में होगा उस रेट से हम पता लगाएंगे कि आखिर देश में जीडीपी कितना है। तो जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं ना, तो रियल जीडीपी बात करता है बेस ईयर से, और जब नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो वो बात करता है करंट प्राइस है। मतलब अगर मार्केट में भी करंट प्राइस किसी प्रोडक्ट का 20 रुपया है और बेस ईयर में उसका दाम अगर 8 रुपया था, तो रियल जीडीपी निकालने के लिए हम उस बेस ईयर को ही चुनेंगे, और नॉमिनल जीडीपी अगर बोलेगा तो हम करंट प्राइस में चुनेंगे। इसलिए जब आप बजट को पढ़ते होंगे, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते हैं, तो वहां पर जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस भी लिखा रहता है और जीडीपी एट बेस प्राइस भी लिखा रहता है। तो जब बेस प्राइस की बात होती है ना, वो होता है देश का मेन जीडीपी, और नॉमिनल वाला तो करंट प्राइस पर हो गया, आजकल जो प्राइस चल रहा है उस पर। समझने के लिए आप सोचिए, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। मान लीजिए 2011-12 की बात करें, ठीक है, उस समय मान लीजिए कोई क्वांटिटी, अगर हम शूज की बात करें, जूता की, वो 100 जूता बिक रहा था और जूते का दाम था 500 रुपया। तो कितना पैसा कमा रहा था, 50,000। और अभी अगर करंट प्राइस से बात करें तो अभी क्या हो गया, मान लीजिए उसके 80 शूज बिक रहे हैं और प्राइस हो गया 1,000 रुपए। कितना पैसा कमा रहा है, 80,000। आपको तो लगेगा कि इनकम बढ़ गया है, इनकम तो ज्यादा हो गया, लेकिन आप सोचिए क्वांटिटी यहाँ पर डिक्रीज हो चुका है। पहले वो 100 क्वांटिटी बेचता था, अब मात्र 80 क्वांटिटी बेच पा रहा है। प्राइस बढ़ चुका है और क्वांटिटी घट चुका है, मतलब कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया है। इसीलिए बेस ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हो गया टोटल 15 कोर कंसेप्ट आपके लिए। अगले लेक्चर में मैं बाकी 15 लेकर के आऊंगा, और इस तरीके से आपका सारा 80 कोर कंसेप्ट में पूरा इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट आईक्यू को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।